हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम पढ़ेंगे जो अपना अधूरा टॉपिक है और हमारा टॉपिक चल रहा है अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला ही पाठ चल रहा है जनसंचार एवं माध्यम। जनसंचार एवं माध्यम हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम जनसंचार का कार्य, जनसंचार के कार्य, उसकी विशेषताएं, संचार के कार्य, संचार के तत्व, ये सब हम पढ़ चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है जनसंचार माध्यमों का विकास। तो जनसंचार माध्यमों में क्या क्या आता है? आपका रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब आते हैं। तो इसी संदर्भ में हम पढ़ रहे थे विकास के अंदर जनसंचार माध्यमों का विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा समाचार पत्र पत्रिकाएं, आज़ादी के बाद की, आज़ादी से पहले की, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा जनसंचार का माध्यम आता है रेडियो, और यही हमारा आज का टॉपिक है रेडियो। जनसंचार का दूसरा माध्यम हम पढ़ रहे हैं रेडियो, और ये हमारी वीडियो होगी वीडियो नंबर 3, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है। तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हम इसे पढ़ते जाएंगे। रेडियो, पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। सन 1885 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। यानी कि रेडियो कब अस्तित्व में आया और रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली के एक वैज्ञानिक, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जी मार्कोनी। किसने किया? इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। कब किया? 1895 में किया। ठीक है। तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। मतलब जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो शायद 1939 में हुआ था। कोई गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन मुझे इतना ही ध्यान है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय तक जो रेडियो था हमारे सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, शिकागो में खुले। तो आप ध्यान रखेंगे रेडियो का आविष्कार कब हुआ? 1895 में। इम्पोर्टेंट बातों को हम नोट करते चले जाएंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को, और बाकी हम इतना ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो तथ्य आते हैं उनको आप ज़रूर नोट डाउन करते जाइएगा। 1895 में रेडियो का आविष्कार इटली के एक वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने किया। तो कब हुआ? 1895 में हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय तक ये सूचनाओं के आदान प्रदान का एक अच्छा साधन बन चुका था। उसके बाद देखते हैं शुरुआती रेडियो स्टेशन कहाँ खुला था। कहाँ खुला था? अमेरिका शहर के पीटर्सबर्ग में, न्यूयॉर्क, शिकागो में खुले। कहाँ कहाँ पर? अमेरिकी पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क, अमेरिका के तो पीटर्सबर्ग शहर में, और न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। अब बात कर लेते, ये तो थी पूरी देश दुनिया की कि कहाँ कहाँ पर खुला। अब भारत में कब आता है? भारत ने 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। तो भारत में रेडियो के माध्यम से पहला कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया गया, ये आपको याद रखना है। भारत ने 1921 में मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से, किसके सहयोग से? डाक तार विभाग के सहयोग से टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। कब किया? 1921 में भारत में। याद रखना, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1900, अब इसकी विधिवत स्थापना कब होती है ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई थी इसका आविष्कार कब हुआ था? 1895 में इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने किया। अब हम भारत की बात करते हैं। 3 शहरों में, भारत के अलावा देश दुनिया में इस 3 शहरों में इसके रेडियो स्टेशन खुले। वो कौन कौन से थे? अमेरिका का पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। तो 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के साथ मिलकर इसका कार्यक्रम, पहला संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अब विधिवत इसकी स्थापना कब हो जाती है?
विधिवत 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। तो आपसे पूछे रेडियो की स्थापना इंडिया में कब हुई? 1936 में। पहला कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया इंडिया में? 1921 में। कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया। किसकी सहायता से किया? डाक तार विभाग की सहायता से किया। आज़ादी के समय तक देश में कुल स्टेशन खुल चुके थे। कुल कितने स्टेशन खुल चुके थे? कुल 9 स्टेशन, कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। मतलब जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय तक हमारे देखो रेडियो की हिस्ट्री अगर लिखनी आती है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि एचपीएससी स्क्रीनिंग में अभी पूछेंगे तो उसमें अब सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना है कि 1947 तक आज़ादी के बाद हमारे देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। वो कहाँ पर खुल चुके थे? लखनऊ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। क्योंकि ये 1947 की बातचीत है। ठीक है, जाहिर है इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। क्योंकि मुझे पता था कि ये सभी के मन में क्वेश्चन आएगा कि ढाका, लाहौर और पेशावर ये तीनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। और आज़ादी के बाद ये कहाँ पर चले गए? 3 कहाँ चले गए पाकिस्तान में, तो 6 कहाँ रह गए? भारत में रह गए थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। एक धर्मनिरपेक्ष लोक हितकारी राष्ट्र के जन माध्यम के तौर पर देश के नव निर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मतलब जब हमारा देश एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब यहाँ पर सभी धर्म समान है, कोई एक पर्टिकुलर धर्म हमारा नहीं है। और लोक हितकारी राष्ट्र के जन माध्यम के तौर पर इसने रेडियो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय नव निर्माण के लिए। राष्ट्रीय नव निर्माण क्यों कहा है? क्योंकि जब हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ तो एक तरह से उसका नव निर्माण ही था। क्योंकि जो अंग्रेजों ने हमें दिया तो हमारे देश की हालत बहुत ख़राब थी। तो जो हमारे देशभक्त थे और जो हमारे राजनीतिक नेता लोग थे, उन्होंने मिलकर देश का नव निर्माण किया। शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज़ देने का काम रेडियो ने किया। मतलब हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि भारत आज़ाद होने के बाद हमारे देश में सूचना और शिक्षा के अलावा सूचना और शिक्षा को तो बढ़ावा दिया ही दिया, देश की जो संस्कृति थी उसको उभारने में और भारत का राष्ट्रीय नव निर्माण करने में इस रेडियो का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये बात आप याद रखेंगे। आज की स्थिति क्या है रेडियो की? आज स्थिति क्या है रेडियो की वो हम देख लेते हैं। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। आपको याद रखना है 146 बोलियों में और 24 भाषाओं में। ये याद रखना आपको। ये क्या प्रसारित करता है? आकाशवाणी। आज आकाशवाणी देश की जो कहते हैं ना रेडियो आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं इस तरीके से। तो आज जो है आज की अगर बात करें तो आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में एफएम की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई। मतलब एफएम पहले तो एक सरकारी कंपनी थी, लेकिन उसके बाद जो है निजी कंपनियां मतलब प्राइवेट कंपनियों की शुरुआत हो गई थी। आपको याद रखना है, शुरुआत से आपको हिस्ट्री बता देती हूँ। जो रेडियो था, हम रेडियो पढ़ रहे हैं, रेडियो की जो वो थी रेडियो का आविष्कार 1895 में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, इटली का वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो अमेरिका के पिट्सबर्ग और शिकागो और न्यूयॉर्क में इसके 3 स्टेशन खुले। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत की बात करें तो 1921 में पहली बार एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मुंबई से किया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया। संगीत का कार्यक्रम और डाक विभाग की सहायता से किया। उसके बाद आज की अगर हम स्थिति देखें
तो आज जो है रेडियो 146 बोलियों में और 24 भाषाओं में आकाशवाणी का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। 1993 और विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में 1936 में विधिवत तरीके से रेडियो की स्थापना भारत में 1936 में हुई। भारत में पहला कार्यक्रम 1921 में प्रस्तुत किया गया था। सारे तथ्य मैं बार बार आपको बताती जा रही हूँ, याद होते जाएंगे साथ साथ। और 1993 में क्या खुल गया था? एफएम आ गया था, लेकिन उसके बाद कई निजी कंपनियां आ गई थी, लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। मतलब पहले तो क्या था, जो आकाशवाणी था हमारा, वो भारत सरकार के अधीन था 1993 तक तो, लेकिन 1997 से पहले भारत सरकार के अधीन था, लेकिन 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र को, मतलब दूरदर्शन हमारा दूरदर्शन हमारा टीवी और आकाशवाणी कौन सा हुआ? हमारा रेडियो। दोनों को ही 1997 में निकालकर किससे? भारत सरकार के अधिग्रहण से निकालकर निजी कंपनियों को सौंप दी गई इनकी स्वायत्तता। कब सौंपी गई? 1997 में। ये बात आपको याद रखनी है। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की। उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया 1995 में कि जो सरकार के नियंत्रण में रहकर जो आकाशवाणी है, हमारा रेडियो है, वो जो प्रसिद्धि नहीं पा रहा है, ज़्यादा उसका विकास नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना इसे हम प्राइवेट संस्थाओं को सौंप दें। इसलिए उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर ये प्राइवेट निजी कंपनियों को सौंप दिया गया। इस फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, ध्वनि तरंगों पर किसी एक का अधिकार नहीं किया जा सकता, उसे हमें दूसरों को सौंप दिया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। मतलब अगर बात करें 1990 की, तो कितने चैनल आ गए थे? 350। और 95 में ये फैसला दिया था उसने, हाई कोर्ट ने, कि ध्वनि तरंगों पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। तो 1997 में ये केंद्र सरकार से निकालकर किसको सौंप दिया गया? निजी कंपनियों को सौंप दिया गया। और 90 के दशक तक 350 एफएम चैनलों की शुरुआत हो चुकी थी। अब देख लेते हैं आगे। ये कोई खास इतना नहीं है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। अब रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, ये आपको याद रखना है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है और दृश्य है या श्रव्य है। तो ये कैसा है? ओनली श्रव्य है। कैसा माध्यम है ये? कैसा माध्यम है? एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो एक आपका श्रव्य माध्यम है और दृश्य क्या है? आपका दृश्य माध्यम क्या है? टेलीविज़न है। इस बात का याद रखना है। और रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा। गांधी जी ने क्या कहा? रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा। ध्वनि तरंगों के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांव में जहाँ संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहाँ रेडियो ही एकमात्र साधन है भारी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविज़न की तुलना में ये बहुत सस्ता भी है। तो क्या है? ये बहुत सस्ता भी है। और मतलब इसे हम जहाँ मर्जी चाहें वह उठा के ले जा सकते हैं, सस्ता भी है। और दूर दराज के गाँव में जहाँ जनसंचार और मनोरंजन के और अन्य साधन नहीं हैं, वहाँ इसे पहुँचाना आसान है। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये चैनल के नाम दे रखे हैं। स्टेशनों के नाम है एफएम स्टेशनों के: डॉयचे वेले, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और हैम एमेच्योर रेडियो क्लबों, स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित पंजीकृत रेडियो का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, ये सब ऐसा ही था। मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। और अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं, टेलीविज़न। रेडियो के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, जो कि आपके परीक्षा के
नज़रिए से अगर देखें जो भी उपयोगी था, मैंने तीन बार आपको रिवाइज करके बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं, अगला जनसंचार माध्यम है हमारे पास टेलीविज़न। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? समाचार पत्र पढ़ चुके हैं और हम रेडियो पढ़ चुके हैं। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा टेलीविज़न, जो कि एक दृश्य माध्यम है, दृश्य जनसंचार का माध्यम है। और रेडियो क्या था आपका? श्रव्य था ओनली। ये बात आपको याद रखनी है। तो टेलीविज़न पढ़ लेते हैं। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। एक यहाँ पर टीवी के बारे में कुछ एक गोल गोल दिखा रखा था। अच्छा, ये देखो रेडियो के बारे में तक 96% जो जनता है आजकल किससे कहाँ 96% देश की जनता तक रेडियो की पहुंच हो चुकी है, ये दिखा रखा था यहाँ पर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में आ जाते हैं क्या क्या। टेलीविज़न की ऐसे ये एंटीना छतरी लगती है ना, अभी भी सबके घरों में लगी हुई है, की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गई है। किसके कारण विश्वसनीयता बढ़ गई है? क्योंकि इसमें दृश्य भी साथ साथ दिखाए जाते हैं, इसलिए लोगों की रुचि भी बढ़ती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे 1927 में। अब रेडियो कब आया था? मैंने आपको बताया था 1936 में तो विधिवत स्थापना हुई थी और 1927 में हमारे देश में पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो ये था, और देश दुनिया में ये 1921 में आ गया था। अब ये तो थी सारी बातें रेडियो की। अब हम कर रहे हैं यहाँ टेलीविज़न की। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन लेबोरेटरी ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। कब किया गया? 1927 में। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। बीबीसी ने कब शुरू करी? 1936 में। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत देख लेते हैं कब से हुई। यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो मैं रेडियो के बता चुकी हूँ वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी HPSC जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था वो ये क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछा गया था। तो टेलीविज़न की भारत में शुरुआत कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गाँव में 2 टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। जब हमने 15 सितंबर 1959 को यहाँ भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की तो उस समय दिल्ली के आसपास के गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए और 200 लोगों ने कार्यक्रम देखा। 2 टीवी सेट और 200 लोगों ने कार्यक्रम देखा। कब देखा? 15 सितंबर 1959 को। यह हफ्ते में 2 बार एक घंटे के लिए दिखाया जाता था। मतलब टीवी पर जो कार्यक्रम था वो ये हफ्ते में 2 बार, मतलब 7 दिन में 2 बार दिखाया जाता था और एक घंटे के लिए दिखाया जाता था। मतलब 2 दिन में एक घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में, अब बात कर लेते 1965 की, क्योंकि 1959 में आया था, उस समय तो हमारा देश आज़ाद हो चुका था। अब 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। अब ये पेपर में पूछ ले कि विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब हुआ? 1965 में। वैसे शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 में, 1959 में। ठीक है, विधिवत शुरू कब हुआ था? 1965 में। 1975 तक मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए। लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा था। 1976 तक क्या था? टीवी जो था हमारा आकाशवाणी यानी कि रेडियो का ही एक हिस्सा था। अप्रैल 1976 में इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। टीवी को क्या नाम दिया गया? दूरदर्शन। और आकाशवाणी का जिक्र आए तो हम क्या समझेंगे? रेडियो समझेंगे। और रेडियो और टीवी को अलग अलग कब किया गया? 1976 में, अप्रैल 1976 में इसे अलग अलग कर दिया गया था। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। मतलब स्वर्ण, वो चांदी वाली, चांदी को कहते हैं रजत, रजत जयंती, सिल्वर वेडिंग,
सिल्वर जयंती इसकी मनाई गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। मतलब इंदिरा गांधी को पता था कि दूरदर्शन के अंदर क्या ताकत है। वह देश भर में टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। देखो 1900 मतलब इंदिरा गांधी जी को पता था, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उनको पता था कि टीवी के अंदर, दूरदर्शन के अंदर क्या ताकत है, तो हमारे देश में दूरदर्शन का जाल बिछाना चाहती थी। इसी संदर्भ में 1980 में प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन ये एक मतलब एक कार्यक्रम का वो करती है, एक समिति गठित करती है। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर पीसी की अध्यक्षता में। कब करती है? 1980 में करती है। और उसका समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाना। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे, ये आपको हूबहू लाइन एक बार ध्यान में रखनी है। ये लाइन किसकी है? ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई थी? हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए नए बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। अगली बार पेपर हो तो शायद उसमें ये बात आ जाए। ये किसने कही थी? पीसी जोशी ने कही थी। ठीक है। समिति के मुताबिक जन संचार माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। मतलब जो पीसी जोशी ने जो समिति का अध्यक्ष था, उसके अनुसार दूरदर्शन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? सामाजिक परिवर्तन। मतलब दूरदर्शन क्या करता है? हमारे समाज में जो भी हमें परिवर्तन लाना है, तो देखते हो ना, आजकल टीवी में, दूरदर्शन में जो भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं या और अन्य वर्ग है समाज का, जो कुछ भी देखता है उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करता है। चाहे वो रहन सहन में देख लो, चाहे खाने पीने में, चाहे पहनने ओढ़ने में, तो हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रीय एकता को इसके माध्यम से बढ़ावा मिलता है। वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। तो ये उसके उद्देश्य थे सारे। क्या क्या था आप याद रख लेना, ये एक बार पढ़ लेना। कृषि, पर्यावरण, खेल, संस्कृति, परिवार कल्याण, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी, वही रेडियो वाली बात, इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। अब 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान, जो खाड़ी का युद्ध हुआ था, दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। ये अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में ये भी कहा गया कि ये युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा, उतना ही CNN केबल न्यूज नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। क्यों? क्योंकि इस टीवी चैनल ने सबसे ज़्यादा इस युद्ध को दिखाया होगा। इसके बाद भारत में टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाई जाने लगे। जल्दी ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी आरंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV व GTV लिखते हो, देखते हो ना, GTV, FTV, AFTV, ये ऐसे लिख लोगे तो ध्यान में रहेगा। इन चैनल जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने इसे देश के पर सांस्कृतिक हमला भी कहा। मतलब जब विदेशी चैनल आए या पश्चिमी चैनल आए, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारी संस्कृति पर एक प्रकार का हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि हमारे देश के लोग भी उनके चाल चलन में ढलने लग जाएंगे। इन चैनलों का विरोध किया गया, लेकिन टेलीविजन का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देसी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में GTV, स्टार टीवी बीच अनुबंध हुआ। इसके बाद समाचार के क्षेत्र में जी न्यूज़, स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए और 2002 में आज तक के स्वतंत्र
चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। तो ये है, कुछ ये खास नहीं है, आप एक बार इस पे नज़र डाल लेना। इससे जहाँ टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, मतलब जो प्राइवेट निजी कंपनियां जब आई, निजी चैनल जब आए, उससे जो है टीवी का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा हुआ और उसमें ताजगी आई। ठीक है, एक पेशेवर भी हुआ ये। वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। अब बात करते हैं हम सिनेमा की। तो वो था हमारा टेलीविज़न और अब हम पढ़ेंगे सिनेमा। सिनेमा क्या होता है? जिस पर आप फिल्म देखते हैं। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। पर प्रत्यक्ष रूप से सूचना न देकर परोक्ष रूप से जरूर देखता है। मतलब जब हमने कोई भी अच्छी फिल्म देखी तो उसका असर तुरंत हमारे ऊपर न होकर कुछ दिनों के बाद देखने को जरूर मिलता है। इसमें और देख लेते हैं, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार कसरे थॉमस एल्वा, याद रखना है, थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है और ये 1883 में मैग्नेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1883 में किसने? थॉमस एल्वा ने। 1994 में फ्रांस में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन, सिनेमा की तकनीकी में तेजी से विकास हुआ। अच्छा, 1994 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी। 1900 पहली फिल्म कब बनी? देश दुनिया की बात करें तो 1894 में। कहाँ बनी? फ्रांस में बनी। कौन सी पहली फिल्म थी? द अराइवल ऑफ ट्रेन। द अराइवल ऑफ ट्रेन 1894 में पहली फिल्म बनी। सिनेमा की तकनीकी में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। अब हम बात करते हैं अपने भारत देश की, क्योंकि पेपर में पूछता है भारत वाला। और आगे अभी एचपीएससी फिर से पेपर की बात करूँ, स्क्रीनिंग की, फिर से यही क्वेश्चन रखा हुआ था सेम। 1913 में कौन सी फिल्म बनी थी? कौन सी बने थे? सन पूछा था इसका। राजा हरिश्चंद्र जो है, भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? कब बनी थी? 1913 में। और इस फिल्म को बनाने का श्रेय किसको जाता है? दादा साहेब फाल्के को जाता है। पहली फिल्म किसने बनाई? दादा साहेब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई। ये बात यहाँ से याद रखने लायक है। के बाद 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी। ये मूक फिल्म थी, मतलब इसमें केवल दृश्य दृश्य दिखाई देते थे, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उसके बाद की हम बात करें, इसके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। अब ये फिर से इम्पोर्टेंट आता है, अगली बार क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी। मतलब अभी तक तो 1913 में जो बनी वो मूक फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र, और किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। तो वो मूक फिल्म थी। मूक होता है मौन, मतलब उसमें आवाज नहीं थे, केवल दृश्य थे। और 1931 में जो बोलती फिल्म बनी उसका नाम था आलम आरा। याद करना बहुत आसान है। 1913 में पहली बनी, 13 को उल्टा करेंगे तो 31 बन जाएगा, 31 में बोलने वाली बन गई। ठीक है। एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़ कर आवाज देने की कोशिश की, वही लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिक का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। पढ़ा था ना हमने सत्यजीत राय की पथेर पांचाली फिल्म। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना की गई। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से। देखो, कहानियों में संदेश, जो हमारी फिल्म थी उसकी जो कहानी थी उसमें संदेश देने की तो कोशिश की गई, लेकिन तरीका कैसा था? अव्यवहारिक। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर शुरू किया जाए। तो ये शुरू किया गया इस प्रकार से उद्देश्य को लेकर। यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्ध सत्य जैसी फिल्में बनी।
तो आपको याद रखना है कि सिनेमा का जो विकास करने के लिए विकास की परम सीमा पर था, तो ये कौन सी फिल्में बनी थी? अंकुर, निशांत और अर्धसत्य। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में पथेर पांचाली 1955 में बना ली थी, ये तो इन्होंने बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली 60 के दशक के आखिरी वर्षों में और 70 के दशक में। मतलब 1960 और 1970 के आसपास इसमें अद्भुत परिवर्तन हुए। इसी धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपाल कृष्णन, एम.एस. सेथ्यू, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। ये सब आपको मैं ऐसे पढ़ के बता रही हूँ, एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा वो मैं अलग से बताती जाती हूँ आपको। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। बाजार और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में खत्म हो गया। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबई फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा है। कला फिल्मों को सिनेमा समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया, मतलब कला फिल्मों को क्या कहा गया? समानांतर सिनेमा, क्योंकि वे अपनी अंतर वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलते थे। मतलब जो हमारी कला फिल्में थी वो लोकप्रिय फिल्मों के साथ साथ चलती थी। कला फिल्मों के कमज़ोर पड़ने के साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया। मतलब कभी वो सिनेमा इस तरीके से चलता रहा। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही। मतलब पारिवारिक फिल्में भी आती थी, हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, ये अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कोई यहाँ से खास नहीं है, ये इसी के बारे में है। तो पहले तो ऐसी फिल्में बनती थी, लेकिन अब देखना यहाँ से, लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबई सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया, व्यवसाय बना लिया। मतलब फिल्मों में मनोरंजन और कला जो थी वो तो सब खत्म होता चला गया और इसको क्या बना लिया? व्यवसाय बना लिया, मतलब पैसे कमाने का एक साधन बना लिया गया। अब क्या था, फिल्में जो थी इस कदर बना डाला कि फार्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन को रखा गया। मतलब लोग क्या थे, उन फिल्मों से बोर हो चुके थे। पारिवारिक फिल्में, सामाजिक फिल्में और कला फिल्में, मनोरंजन फिल्में, तो अब लोग कुछ अलग देखना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, दूरदर्शन वाले थे, उन्होंने रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन को दिखाना शुरू किया और इन फिल्मों को ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इनका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना था। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, तो इसके सिनेमा के जो गुण और अवगुण दोनों ही आप यहाँ साथ साथ देखते जाइए। आपका क्वेश्चन बनेगा कि सिनेमा का क्या अवगुण और क्या गुण थे। तो एक चीज़ अच्छी भी होती है तो उसकी कुछ ना कुछ उसमें बुराई भी होती है, गुण होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों से एक है। इसके कई और आयाम भी है। ये मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने के, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का एक माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग कितनी फिल्में बनाता है? 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया। आज स्थिति यह है कि एक साल में 800 फिल्में बन जाती हैं और देश दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। और यह हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोलियों में भी फिल्म बनती हैं और खूब चलती भी हैं। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेट। क्या आ जाता है अब हमारा? इंटरनेट। अगला जनसंचार का माध्यम है इंटरनेट। इससे तो सभी वाकिफ हैं। इस इंटरनेट ने दुनिया को इतना लुभाया है
कि इसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सभी पर इसके प्रभाव पड़े हैं। इंटरनेट जनसंचार का सबसे, अब पढ़ लेते हैं। इंटरनेट सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। मतलब इंटरनेट के अंदर सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम टीवी भी देख लेते हैं, किसी का टीवी नहीं चल रहा, लाइट नहीं आ रही, तो भाई फ़ोन में चला के देखने लग जाता है। किताबों में जो लिखा है वो भी इंटरनेट पर मिल जाता है। सिनेमा पे फिल्म दिखाई जाती हैं, वो भी हम फिल्म इंटरनेट पे देख लेते हैं। और जो पुस्तकालय में जितनी किताबें होती है वो सारी यहाँ पर इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। तो इसकी रफ्तार का कोई जवाब ही नहीं है। उसके सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज निकाल लेते हैं। आई होप इसमें तो समझाने का कुछ है ही नहीं। ये कैसा माध्यम है? अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप अतः सवाल जवाब, बहस, मुबाहिसों में भाग ले सकते हैं। मतलब क्या है, किसी ने देखो कोई पोस्ट डाली, फेसबुक पे डाली, तो आप क्या है, किसी ने पोस्ट डाली तो इसमें आप मूक दर्शक नहीं है। आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, तो इसमें मूक दर्शक नहीं रहते हैं। आप चैट कर सकते हैं, अगर आपका मन है उस बंदे से तो आप चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कवरेज के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावना जगा दी है। हर माध्यम में गुण और अवगुण होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं। देखो, पहले अगर हमें एक प्रेयर में, प्रार्थना में एक भाषण भी बोलना होता था तो भाई मेरे को अच्छे से पता है कि मैं अपनी कई किताबों की सहायता लेती थी। लेकिन आजकल जब हमारे बच्चे कभी कुछ स्कूल में बोलना होता है तो फटाफट भाई गूगल बाबा बैठा है ना, वहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो वो सर्च करते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो गुण और अवगुण तो मैंने कहा कि हर सिनेमा का, हर चीज़ का है। तो अब क्या है, जहाँ पढ़ने लिखने वालों के लिए और शोधकर्ता, मतलब जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनको एक ही जगह पर बहुत सारी सामग्री मिल जाती है। सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को है। हाँ, विश्वग्राम का, विश्वग्राम मतलब विश्वग्राम, पूरी दुनिया को एक गांव मान लिया जाए तो उसका सदस्य हमें बना दिया है। इसमें कुछ खामियां भी हैं। पहले खामी तो यही है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी खामी है कि यह इसमें इसका इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मतलब खामी है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई है। क्या घटनाएं है? बैंकों से चोरी हो रही है, अश्लील फिल्में एक दूसरे छोटे छोटे बच्चे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, दुनिया भर की भरी पड़ी हैं। तो इसका जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या पड़ा? अभी तक हमने जनसंचार के माध्यम पढ़े, पत्र पत्रिकाएं पढ़ी, रेडियो पढ़ा, हमने टीवी पढ़ा और सिनेमा पढ़ा और इंटरनेट पढ़ा। इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इन माध्यमों का प्रभाव क्या पड़ा। शायद आपको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये सभी को पता है और बिना पढ़े भी आप आसानी से लिख सकते हैं। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का जबरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। अखबार नहीं पढ़ते तो रोजमर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचार और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगी है। खरीद फराख्त के हमारी फसलों तक पर विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों की खबर अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। टिकट बुक कराने और टेलीफोन का बिल जमा कराने से लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने लगे। मतलब खरीद बिक्री, शादी ब्याह, टिकट बुक करना और कुछ भी हमें देखना, इन सब के ऊपर हमारे, मतलब हमारी दैनिक दिनचर्या पर, हमारा जो जीवन की रहन सहन की जो शैली है उस पर, हमारे खाने पीने की जो शैली है उस पर, हर चीज़ पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो देख लेते हैं। सेहत पर भी फर्क पड़ा है इसका भाई, बहुत ज़्यादा असर पर भी।
अपनी सेहत से लेकर धर्म अध्यात्म तक के बारे में जानकारी संचार माध्यमों से मिल रही है। आप माने या ना माने, जनसंचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस गया है। वे हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रही हैं, हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज़्यादा सरल और हमारी क्षमताओं को और ज़्यादा समर्थ बना दिया है। देखो, ज़्यादा जीवन को सरल बना दिया और हमारी क्षमताओं को ज़्यादा समर्थ बना दिया। अब मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं अपने यूट्यूब पे, भाई मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊँ। मेरे अंदर ऐसी क्षमता है कि मैं पढ़ा सकती हूँ, तो मैं इस इंटरनेट का प्रयोग करके और आप लोगों तक ये पहुँचा रही हूँ। हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बनाया है, साथ ही उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन की गतिशील, पारदर्शी और पारदर्शी बनाया है और सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे जोड़ने से, शादी ब्याह टिकट बुक करना, जो कुछ भी चाहिए वो वहाँ से ढूंढ लेना, ये सब इसके क्या है, गुण ही गुण हम पढ़ रहे हैं। मतलब इसकी खामियां ही खामियां पढ़ रहे हैं, खूबियां ही खूबियां पढ़ रहे हैं हम। विचार विमर्श से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति तक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित है। ये नहीं कि हमारी संस्कृति पर, हमारी राजनीति पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। आपातकाल के समय जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है और राष्ट्रीय जीवन में उनका हस्तक्षेप भी बढ़ा है। वे न सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं, मतलब इनका काम क्या है, इसकी खूबियाँ एक और क्या है कि ये सरकार के कामकाज पर निगरानी करते हैं, बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। अभी एक जो किसान आंदोलन चला था, पीछे किसान बिल पास किए थे, देखो मोदी जी ने वो बिल जो है वापस लेने पड़े थे। तो ये किसके माध्यम से हो पाया, सारा इंटरनेट के माध्यम से। तो अब इसके हम एक और हमारे पास छोटा सा टॉपिक आता है, जनसंचार माध्यम की संभावनाएं और खतरे। खतरे तो आप सब लिख ही सकते हैं आसानी से, शायद देख लेते हैं इनको भी एक बार। और फिर कितना और बचा है हमारे पास, हम इस वीडियो में इसे ख़त्म कर ही देते हैं, काफ़ी बचा है। वीडियो देख लेते हैं कितनी हो गई है भाई, 42 मिनट की हो चुकी है। एक और डाल दूंगी मैं बना के। तो हम आज कहाँ पर हैं, इस पर हैं। इसको हम पढ़ेंगे यहाँ से, जनसंचार माध्यम की संभावनाएं और खतरे। ठीक है, इससे खतरे क्या क्या हैं और इसकी संभावनाएं और क्या क्या हो सकती हैं, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी थोड़े से करने हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा जनसंचार माध्यमों का विकास। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो HPSC स्क्रीनिंग सब्जेक्टिव के जो बच्चे हैं। और मैं क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आपको वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।